चलिए, पिछले क्लास का हो गया, रिवीजन हो गया तुम लोग का। हाँ, बहुत ही बेसिक पढ़ाया था उसमें से। रिवीजन हो गया पूरा। टेस्ट बचा है ना तुम लोग का। चलिए, आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट्स है? क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके देख लिए? हम्म, कुछ डाउट्स है? क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके देख लिए? नोट्स ले लिया? इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स ले लिया? इंडियन ज्योग्राफी का हो गया, फोटोकॉपी ले लीजिएगा। किसका किसका बचा है? तो नोट्स ले लेना, फोटोकॉपी पढ़िए, बाद में इधर उधर हो जाते फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है? क्या दुर्गा, ले लिया नोट्स? ले लूंगी। ले लियो अभिषेक, ले लिए? तुम लोगों को तो पुराना वाला मिल गया होगा। ले ली नोट्स? ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट सेकंड इंग्लिश मीडियम वालों का बचा हुआ है, आज या कल मिल जाएगा। तो हिस्ट्री फिर एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। पुराने बच्चे जो एक आते हैं उनमें से शायद पार्ट टू का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो अलग है। पार्ट थ्री दे चुका हूँ, तो इनको मिला के दोनों एक साथ कर दिया है। तो छोटा सा कुछ पार्ट है, 8-10 पेज का है, वो अलग से दे दूंगा। ठीक है? तो पुराने वाले बच्चों का, बाकी बीच का थोड़ा सा पार्ट छूटा हुआ था पुराने वालों का, तो बाकी चीज़ लगभग थी। चलिए, सबसे पहले तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करते, भारत का भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक भूगोल। तो फिजिकल ज्योग्राफी में ही वैसे पार्ट आपके भूवैज्ञानिक कालानुक्रम पढ़ा था, सेल संरचना पढ़ी थी हमने, तो ये भी उसी में आ जाएगा। वैसे तो सेल संरचना, रॉक स्ट्रक्चर या भूगर्भिक संरचना पढ़ा था ना हमने। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या रॉक स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद आ रहा है? ये पढ़ चुके हम लोग। रॉक स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कह देते हैं। और रेनकोट वगैरह ले लीजिए भाई। रेनकोट हो गया, छतरी हो गया। छतरी से काम नहीं चलेगा तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो भले क्लास ऑफ करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत है तो फिर आना पड़ेगा। ठीक है ना? अब लग रहा है कि बाढ़ आ गई है, बाढ़ में वही जाओगे तो फिर तो बात अलग है। तो कल शुभम सर ने लास्ट मोमेंट में कहा कि सर नहीं आ पाऊंगा। हाँ, तो इस कारण से फिर मैंने कहा कि क्लास ऑफ कर देते। मैं भी रेडी नहीं था। और फिर मैं कहा कि इतने पानी में फिर आएगा कौन? आएंगे दो बच्चे फिर। ठीक है? हाँ, आए थे क्या तुम लोग? तो तुम मैसेज नहीं देखे थे? ठीक है। तो बारिश वारिश होती है तो थोड़ा सा आईक्यू यूज किया करो। होता है ना, जब बारिश ज्यादा हो रही है, रात भर हो रही है, तो तुम पास में रहते हो लेकिन कुछ दूर से। हाँ, ठीक है। तो एक बार कॉल कर लिया करो कि सुबह सर इतनी बारिश हो रही है। तुम आईक्यू का मतलब है कि थोड़ा सा एक यूज करना है कि भैया इतनी बारिश हो रही है तो क्लासेस होंगी नहीं होंगी। मैंने कहा कि कभी कभार पहली बार होता है ना, तो पहली बारिश थी ना ये वाली। और आगे मैंने कहा दिया कि भैया आगे बहुत ज़्यादा होगी तो ही बंद होगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। है ना? प्रिपेयर्डनेस में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे करके। तो वो थोड़ा समझना है। और जैसे ही ज़्यादा बारिश से कुछ समस्या रहती है, कॉल करके मैसेज करके एक बार निकलने से पहले। क्योंकि सबके बारे में सोचना है कि कौन कौन आ सकता है। कोई दूर से भी आता है, 20-25 किलोमीटर से भी दूर आते हैं कुछ लोग, है कि नहीं भाई? तो सबका सोचना पड़ता है ना। चलिए, अब तुम लोग आस पास है तो उनके लिए तो खैर चलो आ ही भी जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा फिजिकल रीजन्स पढ़ेंगे, जिसमें माउंटेन्स, प्लेटोस वगैरह सब आ जाएंगे, भौतिक प्रदेश। फिजिकल रीजन्स पढ़ेंगे हम लोग। फिजिकल रीजन्स में ही आपका पूरा का पूरा आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे। पूरा वर्ल्ड के माउंटेन्स, वर्ल्ड इंडिया के माउंटेन्स आ जाएंगे आपके जो है, पर्वतों के बारे में। फिर आपका प्लेटोस आ जाएंगे, पठार के बारे में। फिजिकल में फिर आपके आइलैंड्स वगैरह भी आ जाते हैं, प्लेन्स भी आ जाते हैं, मैदान।
प्लेन्स भी आ जाएंगे, मैदान वगैरह जो है आपके, फिर आइलैंड्स वगैरह आ जाएंगे, द्वीप समूह वगैरह। तो यहाँ पर भौतिक प्रदेश को हम लोग इस तरीके से इन अलग अलग 4-5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। प्लेन्स में ही दो अलग अलग आ जाते, तो टोटल 5 टाइप्स पढ़ेंगे आपके जो है ये भौतिक प्रदेश में आ जाएंगे आपके। आ रही बात समझ में? तो पर्वत, पठार, मैदान ये सब किस में आ गए? आपके भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। भौतिक प्रदेश, इसी के लिए एक वर्ड अलग से भू आकृतिक प्रदेश। ऑप्शनल में भू आकृतिक प्रदेश करके भी अलग से वर्ड लिखा हुआ है, जियोमॉर्फिक रीजन्स। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। जियोमॉर्फिक रीजन्स, या इसी को जो है हमारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट में उच्चावच लिख दिया है। उच्चावच के मतलब पर्वत, पठार, मैदान सब आ जाते हैं उच्चावच, रिलीफ्स करके। ऑप्शनल में क्या लिखा हुआ है आपका? रिलीफ्स लिखा हुआ है। ऑप्शनल में जो सिलेबस में लिखा हुआ है आपका रिलीफ, उच्चावच करके वर्ड यूज किया है। तो उच्चावच जो पढ़ेंगे, उच्चावच का मतलब जितने भी पृथ्वी पर ऊंचे नीचे भाग पाए जाते हैं, उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिलीफ वर्ड यूज करते हैं। चिराग समझ में आ रहा है? रिलीफ्स या उच्चावच, ऊंचे और अवच मतलब ऊंचे नीचे भाग, ऊंचे नीचे भाग आप कह जो है उच्चावच। आ रही बात समझ में? तो ये उच्चावच हो गए आपके। तो उच्चावच में सब आ जाएंगे आपका। फिर उसके बाद इसी भौतिक भौतिक भूगोल में ही आपके मेन टॉपिक्स आपके कुछ झीलें वगैरह पढ़ेंगे, लेक्स वगैरह, है ना। मेंस प्रीलिम्स दोनों में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। लेक्स वगैरह आ जाएंगे आपके। लेक्स हो गए आपके, वाटरफॉल्स हो गए, वाटरफॉल्स जलप्रपात आपका। इसी में नदियां आ जाएंगी आपकी, रिवर्स, वाटर से रिलेटेड। तो ये सब भौतिक भूगोल में आ जाएंगे। भौतिक भूगोल के पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी के ही पार्ट हो जाएंगे आपके, लेक्स, वाटरफॉल, रिवर्स, है कि नहीं। फिर इंडियन क्लाइमेट, जो पुराने बच्चे हैं लगभग सभी को पढ़ा चुका हूँ, एक दो नए बच्चे उनको छोड़ करके। भारत की जलवायु, मानसून पढ़ चुके हैं ना, बस चिराग का बचा होगा। भारत की जलवायु, मानसून, इंडियन क्लाइमेट के बारे में, राइट। बाकी ऑलमोस्ट सभी को मेरे ख्याल से हो गया है। उसके बाद आपका आते हैं भारत की जलवायु के बाद सॉइल्स वगैरह आ जाएंगे। इसी में मृदाएं पढ़ेंगे, इंडिया की सॉइल्स, मिट्टी, मृदाएं। फिर इसी में वेजिटेशन आ जाएगा, वनस्पतियां, मिनरल्स, है ना। क्योंकि सिलेबस में आपका भौतिक भूगोल लिखा हुआ है, प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या लिखा है? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड में भी लिखेंगे तो वर्ल्ड के कंटेक्स में लिखा हुआ है फिजिकल इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी जो है ऑलमोस्ट फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट्स में। इतनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के रखना है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। इतने टॉपिक आपको फिजिकल ज्योग्राफी में कवर करने। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स वगैरह भी है, तो इसी के साथ में यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स वगैरह थोड़ा बहुत, गर्म जल के स्रोते वगैरह आ जाते हैं, गर्म जल स्रोत, ये फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट हो गया। फिर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आएगा, तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी अलग हो जाएगा, है ना। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत फिर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल अलग अलग आपके आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा देना देखना है आपको जो है। तो आज भौतिक प्रदेश ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे क्लास में पूरा करा चुका हूँ अच्छे से, है कि नहीं। रॉक स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना, पूरा का पूरा प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन जो आएंगे और मेंस में भी आएंगे, वही से आपको उठा करके लिखना है। अब आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश। सबसे पहला है आपका फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश।
तो सबसे पहले है ना भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले भौतिक प्रदेश होते क्या है, एक लाइन परिभाषा पता होनी चाहिए, फिजिकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिजिकल रीजन्स का मतलब क्या है। उसके बाद कितने भारत में जो भौतिक विभाजन किया गया, आपका जो है वर्गीकरण, भौतिक प्रदेश भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण ये देखेंगे। इन 2 डायमेंशन और वर्गीकरण को फिर डिटेल पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले कुछ तथ्य है, भारत का पूरी बात करें, पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का, पूरे भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का 43% क्या मिलते हैं, मैदान मिलते हैं। भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं, पूरा एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उसका 43% क्या है, आपका जो है मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। आगे बस समझ में, प्लेन एरिया, प्लेन का मतलब समुद्र सतह से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, 500 मीटर से ही लगभग नीचे रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका ना, ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है, समुद्र तल से नापी जाती है, सी लेवल से नापी जाती है ऊंचाई, बताया था। क्योंकि सी लेवल लगभग पूरे वर्ल्ड में लगभग मान के चलेंगे कि सभी समुद्र आपस में मिले हुए, तो सभी समुद्र आपस में मिले हुए तो लगभग आपकी ऊंचाई क्या, लगभग आपकी सभी जगह समुद्र की तल जो है लगभग क्या माना जाएगा, आपका बराबर माना जाता है, इसलिए सी लेवल से हम लोग हाइट मेजर करते हैं। तो लगभग सी लेवल के बराबर, ज़्यादा ऊंचाई ना हो तो ये वाला पूरा एरिया क्या कहलाएगा, मैदान कहलाएगा, ठीक ही नहीं। और ऊंचाई बढ़ते जाएगी तो फिर इसी में अलग, इस तरीके से तो पर्वत हो जाएंगे, इस तरीके से है तो क्या बन जाएंगे आपके, पठार हो जाएंगे, है कि नहीं। तो पर्वत पठार यदि इस तरीके से दिख रहे हैं तो पर्वत हो गए। पर्वत और पठार में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस यही है कि इस तरीके की ऊपर का जो भाग है, अपर पार्ट ऑफ अपलैंड्स हैविंग स्टीप स्लोप तो पर्वत कहते हैं, और अपर प्लाट पार्ट लगभग इस तरीके से फ्लैट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्लेटो कहते हैं। हाइट कुछ भी हो सकती है, दोनों की हाइट बराबर, ज़्यादा कम ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। तिब्बतन प्लेटो आपका 5000 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तो ऊंचाई का संबंध नहीं होता है। पर्वत और पठार में जो संबंध होता है वह देखने में दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो इसको कहते हैं पठार, जिसमें ऊपरी सपाट होता है, ये फ्लैट होता है आपका, सपाट होता है, और किनारे वाले भाग क्या होते हैं, ये तीव्र ढाल वाले होते हैं। किनारे क्या होते हैं आपके जो है, किनारे वाले भाग आपके जो अधिक ढाल होता है, और ऊपर वाला भाग क्या होता है, फ्लैट होता है। और पर्वत हो गया आपका ऊपरी शिखरी क्रेस्ट वाले पार्ट ही क्या होते हैं आपके जो है अधिक ढाल वाले भाग होते हैं, तीव्र ढाल वाले भाग होते हैं, शार्प स्लोप होते हैं। दोनों मंत्र समझ पा रहे हो, शार्प स्लोप होते, तीव्र ढाल होते, ऊपर भाग ही, तो ये क्या बन गए आपके, पर्वत बन गए। चिराग समझ में आ रहा है, माउंटेन्स एंड प्लेटोस में डिफरेंस। चले आगे, मिटा दूं ये वाला, मिटा दूं ना ये वाला। तो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, तो इसी को हम लोग जो है पढ़ेंगे आगे। ऊंचाई समुद्र तल से क्यों मापी जाती है ये भी आपको पता हो गया होगा, है ना। एक क्वेश्चन मार्क, एक लिख लो, भारत में ऊंचाई कहाँ पे नापी जाती है, ढूंढ करके होमवर्क करना। भारत में ऊंचाई कहाँ, किसके निकट के समुद्र तल से नापी जाती है, एल्टीट्यूड ऑफ इंडिया, किसी पर्टिकुलर समुद्र तल के पास से नापी जाती है, तो उसको थोड़ा देख लेना। चेन्नई के पास का है कि मुंबई के पास का है कि कोलकाता के पास का है, कर लोगे सर्च, बताना कल सर्च करके। तो तो कितने परसेंट हमारे मैदान हो गए, 43%। 29% माउंटेन्स है, माउंटेन्स एंड हिल्स है, 29% माउंटेन्स इन हिल्स, पर्वत और पहाड़ियाँ, पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं। 29% क्या है आपके, पर्वत और पहाड़ियाँ।
आ रही बस समझ में? तो पर्वत और पहाड़ी में क्या डिफरेंस है? ठीक है। और हाँ, छोटे छोटे पर्वतों को कम अधिक ऊंचाई वाले हैं तो पर्वत हो जाते हैं, कम ऊंचाई वाले हैं तो, है ना, यही आपके काट फिट करके, ठीक है, ऊपर का स्लोप भी कम हो जाएगा तो कम ऊंचाई वाले जनरली हम लोग लेते हैं ज्योग्राफी में, है ना। हालांकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जनरली हम मान एक सामान्य डेफिनेशन ले सकते हो। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया है कि लेस देन 1000 मीटर हाइट है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपका हिल्स बोल देंगे, और ग्रेटर देन 1000 मीटर है तो क्या बोल देंगे, आपका माउंटेन्स बोल देंगे, राइट। एक सामान्य स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है इसकी जो है, लेकिन सामान्य शब्दों में इतना ही होता है कि कम ऊंचाई वाले पर्वतों को क्या कहते हैं हम लोग, पहाड़ी कहते हैं, हिल्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? आप कह जो है लो एल्टीट्यूड माउंटेन्स आर नोन एज द हिल्स, लो एल्टीट्यूड माउंटेन्स आर नोन एज हिल्स, सिंपल वर्ड्स में इतना ही है। बट इन जनरल आप समझने के लिए 1000 मीटर के आसपास की ऊंचाई है तो हिल्स हो गए, उससे ज़्यादा है तो फिर माउंटेन्स हो गए, ठीक है। बट देर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कितनी कितनी ऊंचाई, क्योंकि अलग अलग जोग्राफर्स लोगों ने, किसी ने 500 से 800 मीटर के ही हिल कहा हुआ है, किसी ने 800 से ज़्यादा को भी हिल्स कहा हुआ है, तो अलग अलग मिलते हैं। तो माउंटेन्स एंड हिल्स कितने हमारे 29% है। अब उसके बाद बच गया 28%, तो क्या है ये, पठार है, प्लेटो से। आ गई बात समझ में? ये बच गए तो कितने हो गए आपके, 28% प्लेटोस है। इस तरीके से भारत में इसमें भी देखेंगे तो 11% माउंटेन्स है और 18% आपका जो है हिल्स के रूप में मिलेंगे। 11% ऊंचे पर्वत है, माउंटेन्स है, और 18% आपके हिल्स के रूप में मिलते हैं। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो ये कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, चलूँ आगे? तो ये आपका सबसे पहले ये डेटा याद रखना है, कहीं पे काम आएगा लिखने के पहले, प्रीलिम्स में वगैरह में भी कई जगह पे आपका ये सब डेटा काम आएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बताएं भाई, आगे चलेंगे फिर हम लोग। अब आते हैं फिजिकल रीजंस क्या होते हैं, भौतिक प्रदेश। यहाँ पे भौतिक का मतलब जनरली नेचुरल, प्राकृतिक चीजों से, है ना। भौतिक वस्तु का मतलब भौतिक, वैसे फिजिकल का मतलब होता है जो आपका क्या होता है, फिजिकल का मतलब, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो मूर्त होते हैं। और दूसरा एक अमूर्त वर्ड हमने यूज किया था, आपके जो आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त और मूर्त, कॉन्क्रीट या, तो मूर्त जो होंगे उसको हम लोग वैसे ओवरऑल देखेंगे, फिजिकल भौतिक का मतलब क्या होता है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना, एक्सपीरियंस कर सकते हैं 5 सेंसेस के द्वारा, वो किस में आ जाएंगे, आपके मूर्त में आ जाते हैं। आपके जो कंक्रीट या, एक वर्ड और यूज होता है इसके लिए, क्या होता है, हाँ, अनुभव, एम्पिरिसिज्म, एक तो अनुभववाद हो गया वो तो, नहीं वो तो वाद में आ जाएगा, एक वर्ड और यूज होता है, ठीक है। मूर्त के लिए अलग हिंदी में डाल के देखो, इंग्लिश में एक वर्ड वर्ड और आएगा। तो समझ में आया मूर्त का मतलब? तो हवा किस में आएगी, वायु किस में आएगी, वायु किस में आएगी, एयर किस में आएगी, अपस्टेक में आएगी, जो फील नहीं कर पाते हवा चलती तो, हाँ, लेकिन मूर्त में आएगी, वो अमूर्त में नहीं आती। अमूर्त का मतलब हम किसी भी 5 सेंसेस से कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, जैसे गॉड, है ना, 5 सेंस से कि भगवान को ना कुछ छू सकते हो, तुम देख सकते हो, नहीं सूंघ सकते हो, और उसके लिए ध्यान में उतर के कुछ अनुभव ध्यानी लोगों ने किया होगा, उसके बेस पे कुछ समझ सकते हो। आई ना बस समझ में? तो भगवान हो गया, आत्मा हो गया, आई ना बस समझ में?
तो ये सब अमूर्त एनर्जी हो गया। तो एनर्जी आपका कैसे क्या कैसे दिखती है, कैसे क्या होती है, उसको थोड़ी पता चलेगा। तो ये सब किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे। आ रही बातें। तो ये एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं मूर्त। तो एक तो ये होता है मूर्त अमूर्त। तो जो मूर्त है उसको फिजिकल बोल देते हैं, फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो जो मूर्त है वो क्या हो गया आपका, फिजिकल हो गया। लेकिन ज्योग्राफी में फिजिकल रीजन से, फिजिकल का मतलब जो नेचुरल चीज़ है उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी में फिजिकल का मतलब नेचुरल चीज़ों से है ना। ये जैसे पेन बनाया गया या टेबल बनाया गया, ये नेचुरल में नहीं आएगा। बिल्डिंग बनाई गई है, सड़कें बनाई गई है, ये फिजिकल में नहीं आएंगी। तो भौतिक और अभौतिक या सांस्कृतिक बोल देते हैं। भौतिक का मतलब हो गया यहाँ पे प्राकृतिक, और मानव निर्मित का मतलब हो गया आपका सांस्कृतिक। मैन मेड का मतलब क्या हो गया आपके जो है सांस्कृतिक, कल्चरल। कल्चरल जो वर्ड है वह सभी मैन मेड के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं आपके जो है, मैन मेड के लिए कल्चरल लैंड, कल्चरल लैंडस्केप कहेंगे हम लोग। कल्चरल लैंडस्केप जो भी चीज़ मानव के द्वारा बनाई गई उसके लिए कल्चरल लैंडस्केप वर्ड यूज करते हैं ज्योग्राफी में। सांस्कृतिक भूदृश्य क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं। तो सांस्कृतिक भूदृश्य का मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित जो चीज़ें दिखाई दे रही है, रोड सड़क बिल्डिंग, आ रही ना बात समझ में। ये सब किस में आएंगे, कल्चरल लैंडस्केप में आएंगे। और फिजिकल का मतलब फिजिकल लैंडस्केप लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल या उच्चावच ये सब वर्ड यूज होते हैं। भौतिक भू आकृति ये सब वर्ड है ना, भौतिक में सभी आ जाएंगे। भू आकृति का मतलब भू आकृति से हो गया। लेकिन भौतिक विशेषताओं में आपका, भौतिक विशेषताओं में जितने भी प्राकृतिक गुण है वो पूरे आ जाएंगे है ना। इसमें क्लाइमेट भी आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक आपके जो भौतिक विशेषताओं में वो भी आ जाएगा। लेकिन जब भू आकृति वर्ड यूज करते हैं तो सिर्फ लैंड फॉर्म्स, पर्वत पठार मैदान, माउंटेन्स प्लेटोस, इसकी ही बात होती है। ठीक है। ये थोड़ा सा वर्ड्स कई जगह पे डिफरेंट, उच्चावच जब लिख रहे हैं तो भौतिक विशेषताएं पूछेगा, किसी भी चीज़ की भौतिक विशेषताएं ज्योग्राफी में पूछता है। तो सिलेबस में जैसे लिखा हुआ है आपका जो है कि मेंस के सिलेबस में जाएंगे तो इम्पोर्टेंट फीचर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषताएं, सिर्फ इतना ही लिख दिया है। तो इसलिए भौतिक विशेषताओं में फिर सब पढ़ना पड़ता है हमें। लैंड के ऊपर की जो चीज़ें उसके बारे में पढ़ना है ना। भौतिक का मतलब प्राकृतिक हो गया। तो फिर एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ना है। ओशनोग्राफी, समुद्र के अंदर भी गोता लगाना है ना बस समझ में। तो इस तरीके से भौतिक विशेषताएं जब वर्ड यूज कर दिया तो हमें सभी को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। अंदर से जो भूकंप भूकंप आ रहे हैं, वॉल्केनो आ रहा है, वो सब भी उसमें आ गए। और समुद्र के अंदर गहराई में भी जो चीज़ें है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो जितने भी, तो ज्योग्राफी में सिर्फ इतना याद रखो, भौतिक का मतलब प्राकृतिक चीज़ों से है। तो जो भी प्राकृतिक विशेषताएं पृथ्वी पर मिलती है, चाहे वह मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, सबके बारे में आपको पढ़ना है। जनरली मूर्ति होगा। चलिए, तो भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश जो डिवाइड किया गया है यहाँ पे मुख्य रूप से जो भौतिक प्रदेश वर्ड है, फिजिकल रीजन। और प्रदेश का मतलब क्या बताया था मैंने, ज्योग्राफी में जब भी रीजन वर्ड आता है तो कुछ तत्वों में समानता के आधार पर देखा जाता है। प्रदेश का मतलब क्या हो गया कि प्रदेश का मतलब कुछ तत्वों में समानता, सिमिलरिटीज इन फ्यू एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स, और निकटतम से भिन्नता, दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। निकटतम से भिन्नता, हरी बात समझ में। अब क्या क्या होगा, इंग्लिश में लिख लेगा सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज इन सम एलिमेंट्स। रीजन का मतलब क्या होगा, कोई भी वह इकाई क्षेत्र, कोई भी एक यूनिट ऑफ एरिया हो गया, कोई भी एक यूनिट ऑफ एरिया हो गया, यूनिट ऑफ एरिया। इसमें क्या होता है, कुछ तत्वों में समानता मिलती है, सिमिलरिटीज फाउंड इन सम एलिमेंट्स। हरी बात समझ में, सिमिलरिटीज फाउंड इन सम एलिमेंट्स। हरी बात समझ में, हरी ना बात समझ में, सम सिमिलरिटीज फाउंड इन फ्यू एलिमेंट्स, तो वो आ जाएंगे। एंड एज वेल एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नियरेस्ट, आपका निकटतम से भिन्न भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम
नियरेस्ट अलग भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रीजन बोलते हैं। आरी बस वन समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ज्योग्राफी में रीजन का मतलब कुछ तत्वों में समा, जैसे बोलेंगे हम लोग पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं, माउंटेनियस रीजन, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, पर्वतीय प्रदेश, माउंटेनियस रीजन। हाँ सीधी सी बात है, उस कोई एरिया होगा जहाँ पे माउंटेन ही माउंटेन मुख्य रूप से मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेनियस रीजन। लेकिन माउंटेन ही माउंटेन मिलेंगे, और लेकिन जहाँ से आप देख रहे हो वह माउंटेन नहीं होगा, कहीं कुछ और भी होगा, निकट में पहाड़, पहाड़ की जगह पे मैदान हो सकता है, निकटतम से डिफरेंट भी तो होगा ना भाई, तभी तो हम बोलेंगे। सिर्फ पूरा पूरा पर्वतीय पर्वत है तो फिर पूरे पृथ्वी पे पर्वत होते तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, पूरे पृथ्वी पर माउंटेन ही माउंटेन होते तो माउंटेनियस रीजन बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि माउंटेन्स है तो कहीं पे प्लेटोज भी है, कहीं पे प्लेन्स भी है, तभी हम अलग से उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं माउंटेनियस रीजन करके। तो इसलिए डेफिनेशन जब भी होगा द यूनिट ऑफ एरिया हैविंग सिमिलरिटीज इन सम एलिमेंट एज वेल एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम नियरेस्ट, नियर से क्या होगा वो आपका अलग भी होगा, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, आपका रीजन कहते हैं। आ रही बात समझ में, समझ में आ रहा है ना भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीजें समझ पाओगे, लिख पाओगे, रटोगे तो फिर। तो प्रदेश का मतलब ये हो गया था। यहाँ पे भौतिक प्रदेश का मतलब, यहाँ पे मुख्य रूप से ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश का मतलब है जो डिवाइड किया गया उच्चावच में समानता के आधार पर। किसके आधार पर डिवाइड किया गया उच्चा भौतिक प्रदेश का मतलब जहाँ पे उच्चावच समान होते हैं, है ना। भौतिक प्रदेश में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपका, लेकिन यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी उच्चावच में समानता जहाँ पे पाई जाती है। तो उच्चावच में समानता, उच्चावच में समानता या उच्चावच के अलावा भू आकृति या स्थलाकृतिक समानता, तो वैसे प्रदेश को यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक प्रदेश कहेंगे। आया समझ में। तो यहाँ पे भौतिक प्रदेश का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप, क्या जो सिमिलरिटीज इन रिलीफ्स और लैंड फॉर्म्स और टोपोग्राफी, है ना। इंग्लिश में भू आकृति को लैंड फॉर्म या टोपोग्राफी कहते हैं। तो ट्रोपोग्राफिकल और लैंड फॉर्म क्या होती है, सिमिलरिटीज होती है, रिलीफ सिमिलरिटीज होती है। तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका भौतिक प्रदेश कहेंगे। वह प्रदेश है, वह प्रदेश जहाँ पे उच्चावच में क्या पाई जाती है, भौतिक तत्वों में या भौतिक विशेषताओं में समानता पाई जाती है। और भौतिक विशेषता यहाँ मुख्य रूप से जो हम लेंगे वो किसका हो गया, आपका उच्चावच हो गया, है ना। भौतिक विशेषताएं में बहुत सारी चीजें आती है, मैंने फिर से कहा, क्लाइमेट भी आता है, सॉइल भी आता है, सब भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, या प्राकृतिक प्रदेश करके दे देगा, तो ये उच्चावच में समानता के आधार पर डिवाइड किया हुआ है। सिमिलरिटीज फाउंड इन, सिमिलरिटीज फाउंड इन रिलीफ्स। यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं हम किसके आधार पे जा रहे हैं, आप क्या जो है सिमिलरिटीज फाउंड इन रिलीफ्स के आधार पे पढ़ने जा रहे हैं। आया समझ में, क्या हो गया, लग गया क्या, चलो चलूँ आगे। तो ये हो गया आपका भौतिक प्रदेश की परिभाषा। तो क्या लिखोगे, वह प्रदेश जहाँ पे उच्चावच संबंधी क्या पाई जाती है, समानताएं पाई जाती है, उसको यहाँ पे ज्योग्राफी में ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक प्रदेश कहते हैं। आगे बस समझ में। तो वर्गीकरण देखते हैं, तो उच्चावच में समानता के आधार पे, है ना, क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे। तो उच्चावच में समानता के आधार पे भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया। उच्चावच में समानता के आधार पे कितने भौतिक प्रदेश भारत में बनाए गए हैं, 5 भौतिक प्रदेश बनाए गए, फिजिकल रीजन बनाए गए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया, एनसीईआरटी में 6 भी लिखा होगा। थार के मरुस्थल को अलग कर दिया उन्होंने, लेकिन थार का मरुस्थल है तो समतल क्षेत्र, तो इसलिए मैदानी क्षेत्र में ही आएगा, बस क्लाइमेट वहाँ की क्या है, डिफरेंट है। तो कुछ लोगों ने उसको छठवें एनसीईआरटी में देखेंगे तो थार मरुस्थल को मैदान में न रख करके अलग कर दिया है, तो वो एक
अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन जनरली अधिकांश लोगों ने भौतिक का मतलब उच्चावाच, उच्चावाच का मतलब क्या होगा, या तो पर्वत हो गया, पठार होगा, या तो मैदान होगा आपके जो है, या फिर आइलैंड्स वगैरह है तो आइलैंड्स वगैरह अलग से होते हैं आपके जो, उसके आधार पे डिवाइड किया है। कोस्टल है तो कोस्टल अलग है। तो भौतिक प्रदेश में कौन कौन से हो गया, सबसे पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेनियस, इंग्लिश में लिख लिया इसको, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज फाउंड इन रिलीफ्स या लैंडफॉर्म्स या टोपोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ या बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज ऑफ रिलीफ्स, है ना, शॉर्ट फॉर्म और लिखना है तो शॉर्टकट लिखना है तो बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज ऑफ रिलीफ्स या टोपोग्राफी, क्लियर हुआ। तो उसके आधार पर 5 फिजिकल डिविजन्स किए जाते हैं, 5 भौतिक विभाजन किए जाते हैं, 5 फिजिकल डिविजन से 5 फिजिकल डिवीजन। पहला है आपका जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नॉर्थ माउंटेनियस रीजन, इसी में हिमालय हिमालय पढ़ेंगे अलग से, नॉर्थ माउंटेनियस रीजन। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे आपका प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो। पठारी प्रदेश। तीसरा फिर उत्तरी विशाल मैदान, नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उत्तरी विशाल मैदान, नॉर्थ ग्रेट प्लेन, नॉर्थ ग्रेट प्लेन। फिर थर्ड है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी विशाल मैदान, फिर नॉर्थ ग्रेट प्लेन। उसके बाद आपका आ जाएगा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान आ जाते हैं आपके, तटीय प्रदेश या तटीय मैदानी प्रदेश, कोस्टल मैदानी प्रदेश। ये चौथा हो जाएगा, और पांचवा है द्वीपीय प्रदेश, आइलैंड्स, आइलैंड रीजन्स। आया समझ में। तो पहले तो ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है। तो सबसे बड़ा है इसमें 38.5, पूरे भारत के क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा 38.5 जो है आपका पेनिनसुलर प्लेटो मिलता है। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम्स में स्टेटमेंट या जो भी पूछ देता है, सीजीपीएससी में लास्ट ईयर पूछा था आपका, जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है तो आपका जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। क्लियर हो पॉइंट। दोनों लगभग एक बराबर है, पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी विशाल मैदान लगभग 17.9%, मतलब लगभग 18% के आसपास ले सकते हो ना। डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं दूसरे बुक्स या नोट्स या गूगल कुछ और बता सकता है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग स्टडीज़ है, मैंने फिर से कहा है कि सर्वे अलग अलग होते हैं। तो लगभग ये दोनों क्या है, इक्वल के आसपास हो गए, दोनों क्या हो गए आपके जो है इक्वल के आसपास हो गए आपके। और बाकी जो बच गया आपका आइलैंड्स, तो आइलैंड्स बहुत कम मिलता है आपके जो द्वीपीय क्षेत्र 0.3% के आसपास होंगे। आइलैंड्स कितने हैं आपके, लगभग जो है पॉइंट द्वीपीय समझ 0.3% आइलैंड्स है, 3% के आसपास पूरे क्षेत्रफल का आइलैंड्स। बाकी प्लस करके माइनस कर लो तो बच जाएगा तटीय प्रदेश, तटीय क्षेत्र आ जाएगा पूरा का पूरा, तटीय मैदानी प्रदेश। तो 18 दूनी 36,
36 दूनी 72, 72 और 2 74, 75 के आसपास मान लो, तो लगभग कितने बज गए, 25% के आसपास, 24-25% के आसपास आपका क्या आ जाएगा, तटीय मैदानी प्रदेश आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? 24-25, क्योंकि तटीय मैदानी प्रदेश भी ज़्यादा मिलेंगे, पूरा का पूरा पश्चिम से पूर्व तट ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा तटीय वाला जो भाग क्या हो गया, ये तटीय मैदानी प्रदेश हो गया, पूर्व और पश्चिम दोनों पड़ेंगे इसमें। तो लगभग आपका 25% तक लगभग क्या हो गया आपका एप्राक, दोनों माइनस करके निकाल लेना, वैसे कितना निकल रहा है, हाँ 25, तो लगभग 25% के आसपास क्या हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो जाएंगे। आया समझ में? ये सब डेटा है, थोड़ा सा याद करके रखना है, और एग्ज़ाम में मेंस वगैरह में लिखते समय यूज करोगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ठीक ही रहेगा। प्रीलिम्स वगैरह में भी क्वेश्चंस आ जाएंगे तो दिमाग लगाने में काम आएगा, है कि नहीं, माइंड को आपके जो है काम आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये 5 सबसे पहले हो गए भौतिक प्रदेश, 5 डिवाइड किया गया है, पाँचों को पहले देखते फिर अलग अलग पढ़ेंगे आपका। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका पहला पेनिनसुलर प्लेटो। आगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो उसी में डायग्राम बना के एक मोटा मोटी, इधर छोटा नागपुर, इधर वेस्टर्न घाट, इधर आपका ईस्टर्न घाट, ये बीच वाला हो गया आपका दूसरे नंबर का पेनिनसुलर प्लेटो। उसके बाद हिमालय आपका पूरा का पूरा लद्दाख से लेकर के बीच में नेपाल भूटान भी आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, और इधर भी आपका फिर इसका विस्तार हुआ है, ठीक है, इधर भी आपका विस्तार मिलता है। तो ये क्या हो गया आपका पहला नंबर का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नॉर्थ माउंटेनियस रीजन, जिसको हिमालय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्लियर हो गया? फिर बीच में आपका जो प्लेन एरिया, ये पूरा का पूरा जम्मू से स्टार्ट होकर के पंजाब हरियाणा, जम्मू के नीचे पंजाब हरियाणा से लेकर के थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान, इधर आपका नागालैंड तक, ब्रह्मपुत्र नदी असम तक भी है थोड़ा सा, ये हो गया आपका तीसरा नंबर। कच्छ वाला रीजन भी आ जाएगा इसमें, ये लगभग आ गया, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर, उत्तरी विशाल मैदान के रूप में देखते हैं, नॉर्थ ग्रेट प्लेन के रूप में इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक। फिर आ गया चौथा कोस्टल प्लेन, तो कोस्टल प्लेन के लिए कलर ये वाला यूज कर लेते हैं, तट किनारे किनारे वाला जो भाग है ये हो गया आपका चौथा नंबर, चौथा नंबर कोस्टल प्लेन्स, इसको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न के रूप में अलग अलग करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। गुजरात का भी भाग मैदानी क्षेत्र में ही आएगा, गुजरात का लगभग अधिकांश भाग, कुछ बीच में पर्वत वगैरह उसको छोड़ दो, तो निचला लोअर पार्ट है इसलिए उसमें आएगा। और लास्ट में बच गए हमारे आइलैंड्स, लास्ट में बच गए हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, ये हो गए आपके 5 नंबर आइलैंड्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे भारत को हमने 5 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया हुआ है। आया समझ में? तो ये हो गया आपका 5 भौतिक प्रदेशों के रूप में पहला, एक ये वाला छोटा सा मैप बना के दिखा सकते हो, लगभग आएगा, बन गया, ठीक। एग्जाम में रेड पेन यूज नहीं करना है, ब्लू ब्लैक ग्रीन भी कर सकते हो, कोई नुकसान
नहीं है, ठीक है। बस रेड नहीं करना, ये ध्यान रखना है। रेड से मिलता जुलता भी मत करना। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक दोनों को अलग अलग करके यूज है, बाकी ग्रीन भी कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं इनमें, फिर से इसको डिवाइड करते हैं। आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से पढ़ेंगे तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, ठीक है, इसके अंतर्गत इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एक आ जाएगा आपका सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ठीक है, या इसको हम लोग हिमालय करके अलग करके फिर से कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम लोग वन वर्ड में क्या कहते हैं आपके, जो है कंफ्यूजन ना करते हुए, हिमालय, हिमालय माउंटेन रेंज कहते हैं कि नहीं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में एक साथ देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम लोग। उत्तर में जो पर्वतीय पर्वत फैलेंगे ना भाई, पूरा का पूरा, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, इसको पूरा का पूरा उत्तर पर्वतीय प्रदेश बोल दिया। और लेकिन इसमें भी कुछ अंतर मिलता है, बीच बीच में कुछ डिफरेंसेस है, तो उसके निर्माण, उसकी संरचना, उसमें अंतर है ना। हिमालय पर्वत श्रेणी एक साथ तो बोल देते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है आपके, जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में भी इसमें क्या अंतर मिलता है, उच्चावच, है ना, इसका विस्तार, एक्सटेंशन, रिलीफ, उच्चावच और संरचना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफरेंस मिलता है। तो इन, है ना, आपके जो स्ट्रक्चर डिफरेंस मिलेगा, तो इस स्ट्रक्चर, इसमें क्या मिलता है, विस्तार, उच्चावच, संरचना में आपके जो भिन्नता मिलती है। पूरा हिमालय समान रूप से नहीं बना हुआ है, सभी जगह विशेषताएं समान नहीं मिलती, समझ रहे हो ना मेरी बातें। इसमें भी क्या मिलता है, डिफरेंसेस मिलते हैं। इसमें भी क्या मिलता है, डिफरेंसेस मिलते हैं। तो इसके कारण से हिमालय को फिर से हम लोग पढ़ते हैं तो उसको तीन अलग अलग नाम दे देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी, या इसको और ज़्यादा लिखना चाहें तो विस्तार के आधार, पहले विस्तार के आधार पे ही कर लो अलग, फिर उसके बाद उच्चावच संरचना के आधार पे अलग कर लेंगे, ठीक है। विस्तार, उच्चावच, संरचना, ठीक है, चलो डाल दो, कोई नहीं। पहला हो गया हिमालय माउंटेन रेंज, दूसरा आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिंदी में ट्रांसी बोलते हैं या पार हिमालय लिख देता है कई जगह पे। और चौथा है, तीसरा है आपके जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ईस्टर्न हिल्स। तो एक तो हो गया हिमालय ही कहेंगे हम लोग। तो ये विस्तार, विस्तार का मतलब हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा, इंडिया, ठीक है, नेपाल और भूटान। इंडिया, नेपाल, भूटान में उसको हम लोग हिमालय बोल देते हैं। आ रही बात समझ में। ट्रांस हिमालय, ये आपका खास करके इंडिया का लद्दाख वाला रीजन पड़ेगा, इंडिया में भी है, प्लस तिब्बत या चाइना में है, तिब्बत में है। कहाँ पर है आपका, तिब्बत में, तो उसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोल देते हैं। आ रही बात समझ में। हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय किसको कहेंगे, मुख्य रूप से भारत में भी है, लद्दाख वद्दाख रीजन में, लेकिन साथ ही साथ उधर आपका कहाँ मिलेगा, चाइना में भी। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय, ऊपर यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा चाइना तिब्बत में मिलेगा, नेपाल के बाहर इधर की ओर। तो ये कौन सा हो गया आपका, ट्रांस हिमालय हो गया। आया समझ में। तो भारत में लद्दाख हो गया, लद्दाख से बाहर जब जाएंगे तो तिब्बत आ जाएगा, तो तिब्बत में फैला हुआ है। भारत हिमालय, भारत से लेकर के स्टार्ट होकर के पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर आपका इधर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आपका नेपाल,
सिक्किम, वेस्ट बंगाल भी बीच में पड़ेगा, भूटान और फिर अरुणाचल प्रदेश तक। इतने भाग को हम लोग क्या बोल देते हैं? हिमालय बोल देते हैं। इतने भाग को क्या बोल देते हैं? हिमालय। और फिर इसी का जो विस्तार नॉर्थ ईस्ट में है, इसी का जो विस्तार नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय को क्या बोल देते हैं आपका जो है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इसका विस्तार है सेवन सिस्टर्स में, उसको ईस्टर्न हिल्स बोल देते हैं। इधर की ओर जो फैलाव है इसका, इधर की ओर यहाँ पे फैलाव मिलेगा, इधर की ओर फैलाव मिलेगा, तो इसको इधर क्या बोल देते हैं आपका जो है? ईस्टर्न हिल्स बोल देते हैं। आया समझ में? तो है हिमालय ही मेन आपके जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने विस्तार और उसकी संरचनात्मक भिन्नता भी है, उच्चावच भी डिफरेंट है, बनने का टाइम भी अलग अलग है, तो इस कारण से 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। आ रही बातें मेरी समझ में अच्छे से? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में इस तरीके से हम लोग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड करके पूरा पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत के पूरे पर्वत इसमें आ जाएंगे, है ना। जब इतना पूरा पढ़ लेंगे तो नॉर्थ इंडिया के जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जितने भी हो पूरे के पूरे इसमें क्या हो जाएंगे आपके, है ना। कभी क्वेश्चन आ जाए माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के पर्वतों का के बारे में लिखिए, तो ये सब जो भी पढ़ने जा रहे हैं हिमालय पूरा का पूरा उसी के अलग अलग विशेषताएं, उसी के अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रों में, राइट। तो वो पूरा का पूरा आ जाएगा उसमें। आ रही बस समझ में? तो ये हम लोग फिर कल से स्टार्ट करते हैं आगे जो है। आज की कहानी इतनी समझ में आ गई है ना। अभी ऑप्शनल भी लेना है, धीरे से फिर स्पीड बढ़ा, क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ती है ना। इतना समझ में आ गया अच्छे से, है ना। साथ साथ क्लास के साथ साथ याद करते जाओ, समझते जाओ, नहीं तो फिर वही आगे पार्ट पीछे सा पार्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, जो भी नए बच्चे हैं पुराने बच्चे हैं, तो कम से कम उस दिन का रिवीजन उस दिन हो जाना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, 4 बजे उठना पड़े तो 4 बजे उठ जाओ, है ना। लेकिन नींद खराब भी नहीं करना है, भी ध्यान रखना है। तो नींद खराब करोगे तो क्या होगा? फिर कितनी पढ़ाई लगेगा पढ़ रहे लेकिन याद नहीं होगा, क्योंकि आधे अधूरे नींद में पढ़ोगे तो याद, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहता है। ये सब थोड़ा सा मैनेज करना है। और करंट अफेयर की क्लासेस, ये तो मतलब है ज़्यादा लोग नहीं देख रहे, क्योंकि वॉच टाइम मेरे को दिखा देता है, वॉच टाइम से मुझे पता चल जाता है कितने लोग देख रहे होंगे।